नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र के लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो ए है न्यायाधीश सुबोध राणा, बी है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, सी है न्यायाधीश बालाकृष्णन और डी है न्यायाधीश एच.एस. दत्तू। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन जो है मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? ए सरकारिया आयोग ने, बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी विधि आयोग ने और डी ठक्कर आयोग ने। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? ए है लेखपाल, बी है तहसीलदार, सी है राज्यपाल, डी है लोकपाल। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा लोकपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय स्थान ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? ए है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी है बलवंत राय मेहता समिति, डी है अशोक मेहता समिति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ए है 1967, बी है 1971, सी है 1968, डी है 1972। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 1968। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा में विघटित होने के कारण यह जो है विधेयक जो है व्यापक हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकपाल बिल का मसविदा यानी आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं? एक है अन्ना हजारे, 2 है प्रशांत जोशी, 3 है संतोष हेगड़े, 4 है किरण बेदी, 5 है शांति भूषण। अपना सही उत्तर दिए गए कूट से चुनना है इसे। तो ए में केवल 1, 3, 4 और 5 दिया है, बी में केवल 1, 2, 3, 4 दिया है, सी में केवल 1, 2 और 3, डी में केवल 1, 3 और 5। तो क्या होगा उत्तर इसका? नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा यानी आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे: अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण। तो इसमें से हम देख रहे हैं तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 1, 2, 1, 3 और 5। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है गुजरात। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? ए है मुख्यमंत्री को, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी है राज्यपाल को, डी है विधानसभा के अध्यक्ष को। तो क्या होगा उत्तर इसका? उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राज्यपाल को।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। तो ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का ही भी प्रावधान किया गया। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 8 वर्ष। अगला प्रश्न है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड, डी है झारखंड। तो 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है बोहरा समिति डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ए पुलिस सुधार, बी वित्तीय सुधार, सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ और डी राज्यपालों की नियुक्ति। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई जो है 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। अगला प्रश्न है उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। तो ए है ज्ञान प्रकाश समिति, बी है बोहरा समिति, सी है गोस्वामी समिति, डी है राजमन्नार समिति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बोहरा समिति। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ए है ढेबर आयोग, बी है कालेलकर आयोग, सी है खेर आयोग, डी है राजमन्नार आयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है, राजमन्नार आयोग। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? यह है उद्देशिका, 2 है राज्य नीति निदेशक के निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व और 3 है मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3 और डी है केवल 2, 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए है 29, बी है 28, सी है 30 और डी है 32। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 30। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर मनाया जाता है। ए है मानव अधिकार दिवस के रूप में, बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, सी है यूएन दिवस के रूप में और डी है मजदूरी दिवस के रूप में। तो क्या होगा उत्तर इसका? 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस 24 अक्टूबर को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ए है संपत्ति के अधिकार पर, बी है समानता के अधिकार पर, सी है धर्म के अधिकार पर, डी है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र
द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता और समानता, बी है जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार, डी है निजता का अधिकार। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, निजता का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है तथा अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। अतः विकल्प जो है इसका डी सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ए है पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न है, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 125, डी अनुच्छेद 127। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 दिसंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था, तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि जो है 28 दिसंबर 1993 से प्रभावी किया गया इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ए है 1990 में, बी है 1991 में, सी है 1992 में, डी है 1993 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1993 में। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए है यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था, बी है यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था, सी है यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ था, डी है यह अधिनियम 28 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ था। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था? ए मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, बी मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, सी राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ए है धारा 2, बी है धारा 3, सी है धारा 2H और डी है धारा 2M। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, धारा 2M है। यहाँ जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(1)M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो निगेटिव प्रश्न है। नौसेना, बी है राज्य के सशस्त्र बल, सी है थल सेना और डी है वायुसेना। तो क्या होगा इसका उत्तर? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना और वायुसेना और संघ का
कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राज्य के सशस्त्र बल। ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ जो है लोकसभा का अध्यक्ष, बी है राज्यसभा का सभापति, सी है लोकसभा के विपक्ष का नेता और डी है राज्यसभा के विपक्ष का नेता। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नवत होते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दो है गृह मंत्री, तीन है लोकसभा में विपक्ष के नेता और चार है राज्यसभा में विपक्ष के नेता, पाँच है लोकसभा अध्यक्ष, छः है राज्यसभा के उपसभापति। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं है? ए है प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी है लोकसभा में विपक्ष का नेता, डी है राज्यसभा का सभापति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? ए है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, बी है भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, डी है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 6 वर्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 3 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।